एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे ओपी गावा का चैप्टर नंबर 22, ठीक है, जो कि है डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, डेमोक्रेसी का ओरिजिन यानी कि ग्रीक डेमोक्रेसी के बारे में। और ये आपको हेल्पफुल होगा, एक तो आपके नेट एग्जाम के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, साथ ही साथ जो बीए और एमए वाले बच्चे हैं जो जिनके पास पॉल साइंस है उनके एग्जाम में भी ये सब्जेक्टिव राइटिंग में हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओपी गावा का आपके पास ये मैंने पीडीएफ खोल दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डेमोक्रेसी का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, ग्रीक वर्ड से हुआ है। ये ग्रीक वर्ड है जिस जो दो वर्ड से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेसी। डेमोस का मतलब होता है द पीपल और क्रेसी का मतलब होता है रूल या फिर गवर्नमेंट। तो क्या बना हमारा, रूल ऑफ द पीपल। बाकी आपको अब्राहम लिंकन की फेमस डेफिनेशन पढ़ा है, पता ही होगा, जो अगर आप बचपन से सुनते आ रहे हो, स्कूल में भी हमें पढ़ाई जाती थी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ये जो आप अगर आंसर राइटिंग करते हो तो अपने आंसर राइटिंग में यहाँ से इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हो अगर आपका ग्रीक डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन आता है। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया, डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ऐसे सरकार का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें अल्टीमेट पावर किसके पास होती है, अथॉरिटी किसके पास होती है सरकार को चलाने की। अब आपको लगता है कि सरकार तो भाई गवर्नमेंट कौन चला रहा है, स्टेट चला रही है, ठीक है, या फिर जो पार्टीज है, नहीं, ये बोलते हैं डेमोक्रेसी कौन चलाता है, डेमोक्रेसी एक ऐसा सरकार है जो चलाती है ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल यानी कि हम, यानी कि सिटीजन्स। तो सिटीजन सरकार कैसे चलाते हैं भाई, अपनी इच्छा जाहिर करके, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत नहीं होती, राइट। लेकिन ऑर्डिनरी पीपल की इच्छा से, उनकी इच्छा से हम सरकार बनाते हैं और उसी की, उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग ही पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है। और पब्लिक पॉलिसी कैसी होती है, पब्लिक पॉलिसी ऐसी जो लोगों के इंटरेस्ट में हो, लोगों के लिए काम करे, ठीक है, ना कि लोगों के अगेंस्ट। तो इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, ये वर्ड आपको याद रखना है। उसके अलावा डेमोक्रेसी के जो मेन थिंकर्स है कौन कौन है, अगर आप अपने थिंकर्स इंक्लूड करते हो आंसर में तो आपका आंसर दूसरों के मुकाबले अच्छा होता है और आपके जो मार्क्स है वो ज्यादा आते हैं, ठीक है। ये मैं उनके लिए बात कर रही हूँ जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं और पेपर की तैयारी कर रहे हैं। बाकी जो यूजीसी नेट के लिए पढ़ेंगे, जो उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा मैं बताती रहूंगी। जैसे जॉन ऑस्टिन है, जेम्स प्राइस है, इनकी बुक्स पूछी जाती है कितनी बार नेट के एग्जाम में। एवी डाइसी है, जॉन सिली है और एल लॉवेल है। तो इसमें से दो तीन थिंकर्स आप याद कर सकते हो। एवी डाइसी इजी है, जेम्स प्राइस और जॉन ऑस्टिन, बस इतना तीन याद रख लो, काफी है। देन ये सपोर्ट, ये सारे जो थिंकर्स है ये सपोर्ट करते हैं किसको, डेमोक्रेसी को। फिर जो लॉवेल है वो क्या बोलते हैं, लॉवेल बोलते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो एक क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है इन गवर्नमेंट, ठीक है। एक तरीके का हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। या आप इसको हिंदी में बोल सकते हो कि सरकार को चलाने का एक क्या है, एक प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, ये पूरा एक्सपेरिमेंट ही तो चल रहा है, ठीक है। इस पे से अगर हम डेमोक्रेसी को अच्छे से चला पाएंगे तभी तो हमारा अच्छा आउटकम आएगा। आउटकम क्या आएगा, हमारी सोसाइटी में पीस एंड स्टेबिलिटी स्टैब्लिश होगी, हम डेवलप बनेंगे, है ना, ये सारी चीजें। तो ये लॉवेल का व्यू था। वैसे सेली का व्यू क्या कहता है कि जो गवर्नमेंट है इन विच एवरीवन हैज अ शेयर। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है या सरकार का एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पे सबका एक इक्वल शेयर होता है। इक्वल शेयर की यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो लोग हैं वो अपनी स्वेच्छा से वहां वोट करते हैं, ठीक है, जो वो वोट करेंगे वैसी वो सरकार बनेगी। या अगर वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो वो डायरेक्ट पब्लिक पॉलिसी अपने खुद के लिए बनाएंगे। तो इसमें सबका मत होता है, सबकी विल होती है। देन बात करते हैं क्लासिकल नोशन, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में, कि कहाँ से ग्रीक सिटी स्टेट से शुरुआत हुई। अगर आपको फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ याद नहीं रहता तो भूल जाओ, बस एक याद रखो कि डेमोक्रेसी दो वर्ड से बना है, डेमो और क्रेसी, और इसका मतलब ये होता है, बस एक लाइन हो गई। उसके बाद आप यहाँ से शुरू कर सकते हो डायरेक्ट, अगर ऊपर का याद रह गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। डेमोक्रेसी क्या है, इसमें बट द नोशन रिगार्डिंग इट्स एसेंस एंड ग्राउंड्स ऑफ इट्स जस्टिफिकेशन हैव बीन रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। बट हाँ, कि ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो इवॉल्व हो रहा है, टाइम टू टाइम बदलता जा रहा है, ठीक है। पहले डेमोक्रेसी कुछ और, डेमोक्रेसी का मीनिंग पहले के जमानों के लोगों के लिए कुछ और होता था, अब कुछ और है, ठीक है। अब हम शुरू से शुरू कर रहे हैं डेमोक्रेसी की शुरुआत प्लेटो और एरिस्टोटल के, ये दो थिंकर्स हैं जो आपको हमेशा मेंशन करने हैं, ग्रीक थिंकर्स, ठीक है। तो इनको बिल्कुल भी अपने आंसर में डालना मत भूलना, और ये आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में भी कितनी बार पूछे जाते हैं। तो ये क्या है, एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट से डेमोक्रेसी की शुरुआत इन दो थिंकर्स ने की थी, प्लेटो और अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल, ठीक है। कहाँ पे, ग्रीक सिटी स्टेट्स का एक नाम हुआ करता था, एक क्या नाम था, एथेंस। एथेंस एक सिटी थी जहाँ पे इसकी शुरुआत हुई। इसके क्या फीचर्स क्या थे उस टाइम पे, जो डेमोक्रेसी का पैमाना क्या था या क्या मायने थे। तो उस टाइम पे डेमोक्रेसी का मतलब हुआ करता था, क्योंकि आपको ग्रीक का एग्जाम्पल लिखना है या ग्रीक डेमोक्रेसी के बारे में पूछा जाए तो इक्वल पार्टिसिपेशन बाय ऑल फ्री मैन इन द कॉमन अफेयर्स ऑफ द पॉलिस और सिटी स्टेट, यानी कि आपको
बराबर सहभागीदारी करने का मौका मिलेगा, ठीक है, इक्वल पार्टिसिपेशन। तो डेमोक्रेसी वो होती है अकॉर्डिंग टू प्लेटो एंड एरिस्टोटल, ग्रीक के अकॉर्डिंग, कि जहाँ पे सबको इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका मिले, सबको इक्वल मतलब पार्टिसिपेट करना इन द सेंस वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना या वोटिंग के थ्रू पार्टिसिपेट करना या कैसे भी, ठीक है। ऑल फ्री मैन यहाँ पे कौन थे? अब फ्री मैन उस टाइम याद रखो जो स्लेव्स भी हुआ करते थे उस टाइम पे, तो वो फ्री मैन नहीं थे। वुमेन जो हुआ करती थी, वुमेन को वो सिटीजन नहीं मानते थे, तो वो फ्री मैन नहीं थी, ठीक है। बच्चे बच्चे भी फ्री मैन में नहीं आएंगे, ठीक है। तो और बाकी जितने लोग बचे, ठीक है, जो लैंड ओनर्स है या जो स्पेशली मैन बचे वो फ्री मैन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशली ऑल फ्री मैन लिखा हुआ है। फ्री मैन यानी कि जो स्वतंत्र है, सिटीजन्स है वहाँ के, और इन सबको सिटीजन्स भी कंसिडर नहीं किया जाता था। तो ये सब कॉमन अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर पाए वो ही डेमोक्रेसी है, और सबको इक्वल पार्टिसिपेशन का, इक्वल भागीदारी का अधिकार होना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है गुड लाइफ के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए ये चीज बहुत जरूरी है, डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर। दूसरा फीचर आपको याद रखना है, अराइविंग एट पब्लिक डिसीजन इन एन एटमोस्फेयर ऑफ फ्री डिस्कशन। फिर जब वो पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑब्वियसली पार्टिसिपेट करने के बाद क्या करेंगे, कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, सब लोग एक साथ मिलके आ गए और एक मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, फ्री डिस्कशन हो रही है, और फ्री डिस्कशन के बेसिस पे ही वहाँ पब्लिक डिसीजन लिए जाएंगे, ठीक है। ये पब्लिक डिसीजन लिया है तो डिसीजन मेकिंग कैसे हो रही है भाई, डिस्कशन करके हो रही है, विचार विमर्श करके हो रही है, ठीक है। देन द जनरल रिस्पेक्ट फॉर लॉ एंड फॉर द एस्टेब्लिश प्रोसीजर ऑफ द कम्युनिटी। थर्ड फीचर क्या है डेमोक्रेसी का, कि आपने जो भी लॉ बनाए गए हैं उस ग्रीक सिटी स्टेट्स में, उन लॉ का पालन हो। तो ये 3 फीचर आपको याद रखने हैं जो ग्रीक सिटी स्टेट का एक बेस क्रिएट करते हैं। पहला इक्वल पार्टिसिपेशन, दूसरा पब्लिक डिसीजन में उनका पब्लिक डिसीजन सॉरी पब्लिक डिसीजन बनाने के लिए अराइव एट पब्लिक डिसीजन का मतलब कि पब्लिक डिसीजन तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, फ्री डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है, और तीसरा हमें लॉ की रिस्पेक्ट करनी है। आई होप आपको ये 3 फीचर याद हो गए होंगे साथ साथ। फिर ग्रीक टुक प्राइड इन देयर कस्टमरी लॉज। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ लॉज की जो बात हो रही है, यहाँ पे बात कर रहे हैं वो कस्टमरी लॉज। कस्टमरी लॉज जो हमारे कस्टम के बेसिस पे, हमारे ट्रेडिशंस के बेसिस पे बनाए गए हो। अब हर कस्टम के कुछ अलग लॉज होते हैं, है ना। तो कस्टमरी लॉज हो गए कि जो ग्रीक्स थे वो अपने कस्टम के, जो अपने कस्टम था उनका वो प्राइड था, ठीक है, उसमें वो बहुत प्राउड फील करते थे उस चीज को लेकर, और उसी को वो एडमायर करते थे, और डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द आर्बिट्रेरी रूल प्रिवेलेंट अमंग द बारबेरियंस। बारबेरियंस कौन होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं, आउटसाइडर्स जिनको हम बोल सकते हैं, जो ग्रीक से बिलोंग नहीं करते, ठीक है, या जो एथेंस का पार्ट नहीं है बेसिकली वो। तो जो एथेंस से बाहर से भी लोग आते हैं, अब जैसे हमारे देश में अगर कोई बाहर से आएगा तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, बारबेरियन बोल सकते हैं। तो उनकी लैंग्वेज में उनको बारबेरियन बोला जाता था। और आर्बिट्रेरी रूल क्या होता है, मन मर्जी का रूल, ठीक है, अपनी मन मर्जी से आप कोई भी कानून बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो बहुत देशों में उस टाइम पे ऐसा होता था कि आर्बिट्रेरी रूल चलता था, जैसा जो कोई भी जो सरकार चला रहा है, चाहे वो किंग है या जिसको भी वो रूलर बनाया गया है, तो वो आर्बिट्रेरी रूल करता था, अपनी मन मर्जी से सरकार चलाता था। उसको आज लगा कि ये लॉ ठीक है तो उसको लॉ बना दिया, उसको लगा कि नहीं ये तो गलत है तो अगले दिन वो रिजेक्ट कर दिया, और अपनी मर्जी से। तो ये बोल रहे हैं कि जो बाहर के देश में जो लोग हैं, बारबेरियंस हैं, वो सब ऐसा करते हैं, लेकिन हम ग्रीक्स जो है, हमारे यहाँ पे तो भाई कस्टमरी लॉज चलेंगे, हम अपने कस्टम्स के अकॉर्डिंग जो हमारे ट्रेडिशन है उसी को फॉलो करेंगे और उन्हीं लॉ को हम मानेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि मन मर्जी के लॉज नहीं बनाएंगे हम, कि जैसे जो बाहर ग्रीक आउटसाइडर्स बनाते हैं, बारबेरियंस बनाते हैं, मतलब ग्रीक को छोड़ के जितने भी लोग हुए वो उनको वो बारबेरियंस बोलेंगे, ठीक है। देन बात करते हैं नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पे ओपिगावा ये भी बोलते हैं कि जो उस टाइम पे एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट्स में जो डेमोक्रेसी अपनाई जाती थी, वो जो थी डेमोक्रेसी वो आइडियल रूल नहीं था, ठीक है। ये आप सोचो कि हाँ भाई सबसे अच्छी डेमोक्रेसी ये है, इसके ये फीचर्स हैं, और यहाँ पे तो आर्बिट्रेरी रूल नहीं चलता। तो ये सब चीजें जो हैं ये आइडियल रूल को नहीं दर्शाती। आइडियल क्या होता है, जो सबसे अच्छा, ठीक है, बेस्ट, जो होना ही चाहिए, ठीक है। तो वैसा रूल नहीं होता था ग्रीक सिटी स्टेट्स में। प्लेटो ने डेमोक्रेसी के खिलाफ था, प्लेटो खुद डेमोक्रेसी के खिलाफ था, डिक्राइड डेमोक्रेसी बिकॉज द पीपल वर नॉट प्रॉपरली इक्विप्ड विद एजुकेशन। तो उसको डेमोक्रेसी पसंद नहीं थी, उसके लिए डेमोक्रेसी के मायने कुछ और थे। वो कहता था कि लोगों को यहाँ पे एजुकेशन ही नहीं मिल रही, और जहाँ के लोगों को एजुकेशन नहीं मिलेगी तो तब तक एजुकेटेड पीपल अगर कोई रूल नहीं करेगा तो बेसिकली क्या होगा, अगर जब तक एजुकेटेड लोगों का रूल नहीं होगा तो उसको हम डेमोक्रेसी नहीं मान सकते। अगर अनपढ़ लोग शासन करेंगे तो वो बेस्ट रूल नहीं खिलाया जाएगा, और डेमोक्रेसी तो बिल्कुल नहीं होगी। तो इसलिए वो बोलता है कि एक एजुकेशन सिस्टम होना बहुत इंपॉर्टेंट है,
ताकि हम एक बेस्ट रूलर्स को सिलेक्ट कर सकें, और वाइजेस्ट कोर्सेज यानी कि अपनी सरकार को, प्रोसीजर को अच्छे से चला सके, वाइज तरीके से चला सके। तो प्लेटो बात करता है फिलोसोफर किंग की, फिलोसोफर किंग जो होगा वो बनेगा फिलोसोफर किंग, यानी कि ऐसा किंग जो उस पूरे राज्य को रूल करेगा, ठीक है। और वो किंग कैसे बनेगा, एक एजुकेशन सिस्टम के पास थ्रू के, मतलब उसको अलग अलग स्टेजेस के थ्रू जाना होगा। अगर उसने सारी स्टेजेस पार कर ली एजुकेशन की, जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वैसे ही, ठीक है। तो उन्होंने अलग अलग क्लासेस बताई थी, क्लासेस यानी कि हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, उनका अलग चीज था, अलग प्रोसेस था। तो जो अभी हम फिर कभी पढ़ेंगे उसका एजुकेशन सिस्टम, अभी आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि फिलोसफर किंग कैसे बन रहा है एक एजुकेशन को पार करके। तो जब सारे उसने एजुकेशन पार कर ली जिस बंदे ने, उसको ही किंग बनाया जाएगा। और जो बीच में छटते गए वो अलग अलग क्लास में आ जाएंगे, कोई आर्टिशियन क्लास में आ जाएगा, कोई सोल्जर क्लास में डाल दिया जाएगा, जिसमें अगर मतलब कोई ऐसा है बहुत तगड़ा बंदा है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, लेकिन उसमें इतना दिमाग नहीं है, वो सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग है, तो उसको सोल्जर क्लास में डाल दो, ऐसा। फिर डेमोक्रेसी इनेबल द मैन with the gift of eloquence and oratory to get votes of the people and secure public office। अब इस लाइन को आप बहुत अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हो कि डेमोक्रेसी में कौन लोग शासन कर पाते हैं। आप खुद ही सोचो, जो बटरिंग कर सके, जो एलोकेंस क्या होता है, सुवचन, अच्छे वचन बोल सके, है ना, ठीक है। तो और अच्छे से बात कर सके, बटरिंग कर सके कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, उसका बहुत मतलब बात करने का तरीका बहुत मीठा हो, ठीक है। तो उन्हीं लोगों को क्या करता किया जाता है, उन्हीं लोगों को हम जैसे लोग वोट देते हैं, और वही लोग फिर आगे चल के पब्लिक ऑफिस को सिक्योर करते हैं, यानी कि वही लोग आगे चल के अपनी सरकार बनाते हैं, जिनके पास क्या होता है, ऐसे लोग जिनके पास एलोक्वेंस या ऑरिट्री, यानी कि सेम सुवचन आप बोल सकते हो, या अच्छा बोलचाल का तरीका होता है। फिर लेकिन जो ऐसे लोग हैं ना, जो ऐसे बातें बोल के, ठीक है, फेक प्रोमिस करके, बस अच्छी अच्छी बातें बोल के वोट ले लेते हैं, लेकिन ऐसे लोग क्या होते हैं, सेल्फिश होते हैं, इनकम्पिटेंट होते हैं। ये सब प्लेटो बोल रहे थे, तो आपको प्लेटो हेडिंग डाल सकते हो कि व्यूज ऑफ प्लेटो ऑन डेमोक्रेसी इन ग्रीक सिटी स्टेट्स, और फिर यहाँ पे आप ये सारी पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो कि प्लेटो के अकॉर्डिंग ग्रीक सिटी स्टेट्स में जो डेमोक्रेसी है वो कैसी है, ठीक है। फिर बात करते हैं एरिस्टोटल की। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो रूल ऑफ मेनी होता है, ठीक है। जब बहुत सारे लोग रूल करते हैं तो वो परफेक्ट डेमोक्रेसी होगी, ठीक है। रूल ऑफ मेनी आप का डेफिनेशन डाल सकते हो एरिस्टोटल के व्यू में, इज द मोर न्यूमरस मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, पर्टिकुलरली द पुअर वंस। अभी यहाँ पे बात आता है हमारा गोल्डन मीन। गोल्डन मीन क्या होता है, जैसे एक ये कॉन्टिन्यूम है, यहाँ पे आ गए सबसे डरपोक लोग, कावर्ड, यहाँ पे आ गए हमारे एकदम ब्रेव, ओवर ब्रेव, और बीच में होते हैं जो ना ज्यादा जो ज्यादा ना डरपोक होते हैं और ना ज्यादा ब्रेवरी दिखाते हैं, मतलब हम तो कुछ भी कर लेंगे, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। तो बीच के जो लोग हैं वो गोल्डन मीन का पार्ट होंगे, मीन यानी कि बीच का, ठीक है। तो ऐसे लोग होना बहुत जरूरी है। और वैसे ही डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक तरफ बहुत पुअर लोग हैं तो एक तरफ बहुत रिच लोग हैं। और एरिस्टोटल कहता है कि ना पुअर अच्छे से रूल कर सकता है क्योंकि गरीब है, तो वो रिच के जो चीजें हैं उनके नीड्स को नहीं समझ पाएगा, और ना रिच अच्छे से रूल कर सकता है, क्यों, क्योंकि फिर वो पुअर की नीड्स को नहीं समझ पाएगा। एक मिडिल क्लास ऐसा है, जो मिडिल क्लास है वो पुअर को भी समझ सकती है, उन्होंने गरीबी भी देखी होती है और वो थोड़ा बहुत रिच भी होते हैं। तो इसलिए वो बोलते हैं कि मिडिल क्लास का रूल होना चाहिए, और मिडिल क्लास का रूल ही जो होगा, और मिडिल क्लास ही जो ऐसे होते हैं। अब किसी सोसाइटी में आप देखो, गरीब ज्यादा होंगे, अमीर ज्यादा होंगे, या फिर मिडिल क्लास ज्यादा होंगे, तीनों में से अगर हम देखें तो मिडिल क्लास आज के टाइम पे सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, और इसलिए उन्होंने इसको बोला रूल ऑफ मेनी, ठीक है। तो ये एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट हो गया। देन इन इज क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट इनटू नॉर्मल एंड परवर्टेड फॉर्म्स। अब एरिस्टोटल ने सरकार को दो भागों में बांटा था, एक नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक परवर्टेड। परवर्टेड होता है बुरी, बुरी सरकार। और एरिस्टोटल ने डेमोक्रेसी को परवर्टेड फॉर्म में डाला था। सोचो, जैसे प्लेटो उनका का था टीचर, एरिस्टोटल का टीचर था प्लेटो, और प्लेटो भी डेमोक्रेसी के खिलाफ है। यहाँ पे एरिस्टोटल भी बोलता है डेमोक्रेसी के खिलाफ कि जो डेमोक्रेसी है वो परवर्टेड फॉर्म है, बेकार है, बिकॉज इट सिग्निफाइड द रूल ऑफ मीडियोकर्स। जो मीडियोकर लोग होते हैं ना, उनके वो सरकार चलाते हैं और उनके पास सेल्फिश इंटरेस्ट होता है, बहुत सेल्फिश होते हैं, वो स्टेट के बारे में नहीं सोचेंगे, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो डेमोक्रेसी के खिलाफ थे कि डेमोक्रेसी तो खराब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और एरिस्टोटल ने ऐसा माना कि नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेलेंट ड्यूरिंग हिज टाइम्स वाज स्टेबल एंड दस लेड टू फ्रीक्वेंट अपहीवल्स। तो उन्होंने देखा था अपने टाइम पे ऐसा, तभी तो हम अपनी ऑब्जर्वेशन से ही कोई धारणा बनाते हैं। तो एरिस्टोटल ने भी अपने टाइम पे ये सारी चीजें देखी थी कि हाँ यार, उसके टाइम पे जो डेमोक्रेसी थी पर वो स्टेबल नहीं थी, डेमोक्रेसी की वजह से बहुत सारे लोगों को एक्सप्लॉयटेशन झेलना पड़ रहा था। तो इसलिए फिर वो एक कंक्लूजन पे आए कि हाँ भाई, डेमोक्रेसी अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है।
तो जब वो स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो एरिस्टोटल की एक बुक है जो आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो और पेपर में भी कितनी बार आई है, पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स। ठीक है, ये एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने सरकार के जो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है उसके मेरिट और डीमेरिट्स को दर्शाया था। इस प्रोसेस में मेड वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन अबाउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो उन्होंने अलग अलग मेरिट्स और डीमेरिट्स बताए, पहले एक एक करके समझते हैं क्या क्या। दिस रूल बाय द पुअर हैज सम एडवांटेज। अगर गरीब लोग, पुअर जो गरीब लोग हैं वो रूल करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ फायदा होगा। क्या फायदा होगा? पहला, तो अब जैसे देखो पुअर रूल करेंगे तो क्या एडवांटेज होगा, क्योंकि हम जैसे अब एक कुक है जो खाना बनाता है, ठीक है, तो कुक को ज्यादा अच्छे से अपनी डिश को जज कर पाएगा या वो जो गेस्ट बनकर आया है जो उसका खाना खा रहा है। तो ऑब्वियसली कुक जो है उसने खुद खाना बनाया है तो वो तो अपने खाने की तारीफ करेगा, लेकिन एक बेटर जज कौन हो सकता है? जो गेस्ट होगा, जिसका खाना खाने आया होगा। वैसे एक बिल्डर है, बिल्डर एक अपना घर बनाता है और उसके लिए या उस घर में रहने वाला बेटर जज कर पाएगा या बिल्डर, क्योंकि बिल्डर तो घर बना के चला जाएगा लेकिन जिसको उसमें रहना है वो उसका बेटर जज हो पाएगा। वैसे ही पुअर्स के लिए पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, तो अगर पुअर उसमें इन्वॉल्व होंगे और पुअर ही रूल करेंगे, गरीब लोगों के लिए पॉलिसीज बनाएंगे ना, वेलफेयर करेंगे डेमोक्रेसी में, तो अगर वो ही रूलर होंगे तो वो अपनी नीड्स को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, उनको अपनी नीड्स को लेकर स्पेशल नॉलेज होगी, इसलिए वो और अच्छे से रूल कर पाएंगे। तो ऐसा एरिस्टोटल बोलते हैं। लेकिन वो कहते हैं भाई इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो डिसएडवांटेज क्या? गरीब जो है अपने गरीब सोच के तरीके से सोचेंगे, वह कभी भी फिर डेवलपमेंट या फिर उन सबकी चीजों के बारे में नहीं सोच पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक इंटेलिजेंट लोग चाहिए। और इंटेलिजेंट लोगों के लिए क्या कर सकते हैं हम? जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फॉल्स अजम्पशन ऑफ इक्वालिटी। तो क्या जब भी डेमोक्रेसी आती है ना तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि भाई इक्वालिटी होगी, सब में समानता होगी, ठीक है, लेकिन ये फॉल्स अजम्पशन है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। और ये कैसे? हु आर इक्वल इन वन रिस्पेक्ट आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। जो एक जगह पे इक्वल है, ठीक है, वो सारी जगह पे ही इक्वालिटी उसमें मानी जाएगी। वैसे ही, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा तो होता नहीं है, हर लोगों की जो नीड्स है वो स्पेशल नीड्स होती हैं। जो अगर कम रिच है या जो डिसेबल है तो उसकी नीड्स कुछ और होंगी, तो हमें उस टाइम पे इक्वालिटी तो नहीं आ सकती। ठीक है, आज के टाइम पे भी हम क्या बोल सकते हैं कि इक्वालिटी है, सबको समानता मिलती है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है? नहीं, जिसकी जो नीड्स होती है उसको उस अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है। तो ये जो सच बात भी है और एरिस्टोटल भी ये बात बोलते थे। बिकॉज मैन आर इक्वली फ्री दे क्लेम टू बी एब्सोल्युटली इक्वल। ठीक है, तो जो मैन है वो इक्वली फ्री है और इसलिए उनको वो इक्वली उनको ट्रीट किया जाना चाहिए। तो ये ऐसा जो लोग सोचते हैं वो एक क्या है? एक डीमेरिट है डेमोक्रेसी का, जो मैंने आपको अभी बात बोली कि वो सारे मैन इक्वली फ्री हैं और इनको इक्वली ट्रीट किया जाए, एब्सोल्युटली इक्वल हो, और ऐसा हम डेमोक्रेसी में सोचते हैं जो कि एक डीमेरिट है। इसलिए वो एरिस्टोटल डेमोक्रेसी को अच्छा नहीं मानते थे। ठीक है, वो मिक्स चीज की बात करते हैं, जो भी हम पढ़ेंगे भी वो बात करते हैं। एरिस्टोक्रेसी यानी कि होता है रूल ऑफ फ्यू, और डेमोक्रेसी यानी कि रूल ऑफ मेनी। इन दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, और इन दोनों का मिक्सचर कौन बनाएगा भाई? मिडिल क्लास। और ये ही बेस्ट पॉसिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। अगर आपको पूछा जाए कि एरिस्टोटल के लिए बेस्ट पॉसिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, तो मिक्स्ड गवर्नमेंट, यानी कि एरिस्टोटल के लिए मिक्स्ड गवर्नमेंट हो सकता है, जिसमें एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी दोनों के फीचर होंगे। मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे जिसको हम। ठीक है, तो क्या पूछा जाए? मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? A+D, और ये बेस्ट पॉसिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। और एक और बात एरिस्टोटल बोलते थे कि क्योंकि जो लोग हैं जिनके पास स्पेशल नॉलेज नहीं है, जो इंटेलिजेंट नहीं है, तो उनको वोट करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो मिसलीड कर सकते हैं। उनका एक गलत वोट पूरी की पूरी सरकार को खराब कर सकता है। इसलिए बेटर ये होगा हमें नंबर गेम ना खेलें, ठीक है, कि हाँ भाई जिसको ज्यादा वोट मिल गया वो, पर हम ऐसे ही करें कि हम जो वोटिंग सिस्टम है वो सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों तक लिमिटेड रखें। जो इंटेलिजेंट है, एजुकेटेड है, समझते हैं पॉलिटिक्स को, बस उन्हीं को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी हमने प्लेटो और एरिस्टोटल का पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इंग्लैंड में जो एक थिंकर है एबी डाइसी, उनका क्या मानना है क्लासिकल डेमोक्रेसी को लेकर, क्योंकि क्लासिकल डेमोक्रेसी का ओरिजिन ग्रीक से होता है और क्लासिकल डेमोक्रेसी को ही हम इसमें एबी डाइसी के पॉइंट ऑफ व्यू में भी पढ़ते हैं। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, लॉ एंड ओपिनियन इन इंग्लैंड। ये यूजीसी नेट जेआरएफ में बुक आ रखी है कितनी बार, और इसमें बोलते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अंडर विच द मेजोरिटी ओपिनियन डिटरमाइंस लेजिस्लेशन। यानी कि एक सेकंड, मतलब जो मेजोरिटी ने कह दिया वो ही आगे चल के क्या बनेगा? लेजिस्लेशन, यानी कि लॉ। तो मेजोरिटी का ओपिनियन ही आगे चल के क्या बनेगा? लॉ। तो लॉ कौन डिटरमाइन करता है? लॉ कौन डिसाइड करता है कि लॉ कैसा बनेगा? वो मेजोरिटी डिसाइड करती है, और वो ही डेमोक्रेसी है।
तो ये डेमोक्रेसी का एक डेफिनेशन आप एवी डाइसी का भी याद रख सकते हो अपने आंसर में लिखने के लिए। उनके अकॉर्डिंग इट वुड बी अनवाइज इन अ डेमोक्रेसी टू इन्फोर्स लॉज नॉट अप्रूव्ड बाय द पीपल। अगर हम ऐसे लॉज बना दें, ठीक है, जो कि क्या हो, लोगों ने अप्रूव ही ना किए हो, जो लोगों के लिए हित में ही ना हो, जो लोग चाहते ही ना हो कि ये लॉ बने, फिर भी हमने ऐसा लॉ बना दिया, तो ये तो बहुत अनवाइज डिसीजन है ना। ये तो मूर्खता हो गई कि आप लोगों के खिलाफ जाके उन्हीं के लिए लॉज बना रहे हो और उससे वो सेटिस्फाइड भी नहीं है। तो बेसिकली ये बताते हैं कि लॉज और पब्लिक ओपिनियन में क्या रिलेशन होता है। पब्लिक ओपिनियन जो होगा वही लॉज में कन्वर्ट होगा, स्पेशली किसका पब्लिक ओपिनियन, मेजोरिटीज का पब्लिक ओपिनियन। और पब्लिक ओपिनियन जो है, सबका ओपिनियन जो होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग लॉज बनाने पड़ते हैं। तो इसलिए लॉज में हमें कभी भी यूनिफॉर्मिटी नहीं देखने को मिलती। यूनिफॉर्मिटी क्या होता है कि सारे लॉज एक जैसे दिखें या एक जैसा साउंड करें या उनमें एक जैसा कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक हो, तो ऐसे यूनिफॉर्म लॉज नहीं प्रोड्यूस होते। क्यों? क्योंकि पब्लिक ओपिनियन यूनिफॉर्म नहीं होता। ये हो गया हमारा एवी डाइसी का एक व्यू। फिर बात करते हैं ब्राइस, जेम्स ब्राइस की। अब जेम्स ब्राइस की जो इंपॉर्टेंट बुक है वो है अमेरिकन कॉमनवेल्थ एंड द मॉडर्न डेमोक्रेसी। ये दोनों बुक आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं। अमेरिकन कॉमनवेल्थ एंड द मॉडर्न डेमोक्रेसी, जिसमें वो अपना डेमोक्रेसी का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि डेमोक्रेसी उनके लिए क्या है, क्लासिकल डेमोक्रेसी क्या है उनके लिए। तो एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे रूल ऑफ द पीपल होता है, एक्सप्रेसिंग देयर सॉवरेन विल थ्रू द वोट्स। अब वोटिंग के थ्रू वो अपनी जो विल है, अपनी संप्रभुता बोल सकते हो आप, सॉवरेन को संप्रभुता बोल सकते हो, मतलब और विल मतलब आपको पता है आपकी इच्छा, ठीक है। तो सॉवरेन विल, अपनी इच्छा से जब आप वोट करते हो और अपने नेता को चुनते हो या सरकार को चुनते हो, तो वो डेमोक्रेसी होती है अकॉर्डिंग टू जेम्स ब्राइस। एंड अल्टीमेटली इट रिड्यूस टू द रूल ऑफ द मेजोरिटी। लेकिन ये भी वही बोलते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है कि जो मेजोरिटी का रूल होता है वही माना जाता है, क्योंकि जिसको ज्यादा वोट मिले उसी के लॉज बनेंगे और उसी की बात मानी जाएगी। लेकिन ये इस चीज को, डेमोक्रेसी को, ये जो मेजोरिटी का रूल होता है उसको जस्टिफाई भी करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि जो मेजोरिटी का रूल होगा वही एक मतलब एक अच्छा साबित होगा किसके लिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए, ठीक है। लोगों के वेलफेयर करना है तो मेजोरिटी रूल सबसे सही है, क्योंकि जो ज्यादा मेजोरिटी बोलेगी वही सबके वेलफेयर के लिए भी काम आएगा। और अगर हम वेलफेयर कर पा रहे हैं तो मतलब हमारी सरकार सही से चल रही है, और सरकार सही से चल रही है यानी कि वेलफेयर हो रहा है, तो मतलब क्या है, डेमोक्रेसी है। तो अगर किसी भी सरकार का आपको टेस्ट लेना है ना कि ये सरकार सही से काम कर रही है कि नहीं, तो आप वो ये देखो कि वहाँ वेलफेयर हो रहा है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पे वो सरकार के क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए वो बताते हैं, कि जैसे आपको इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमीज से अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना है, मतलब अंदरूनी भी कोई उनको सेफ्टी मिलनी चाहिए, और बाहर की तरफ से भी अगर कोई दूसरे देश उन पर अटैक कर रहा है तो उससे भी सरकार को अपने सिटीजन्स को बचाना चाहिए, जस्टिस देना चाहिए, कॉमन अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। कॉमन अफेयर्स का मतलब वही बात हो गई। एंड द bestowal of aid to individual citizens in their several occupations। मतलब अगर कोई सिटीजन किसी प्रकार का ऑक्यूपेशन कंडक्ट करना चाहता है, वो अपना खुद का स्टार्टअप खोलना चाहता है या कोई भी अपनी कोई जॉब लेना चाहता है, तो उसमें भी जो गवर्नमेंट है उसको अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। बिस्टो मतलब भी वही देनी चाहिए, एड मतलब होता है हेल्प, ठीक है। फिर अब यहाँ पे इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, वही बात घुमा फिरा के ये लाइंस लिखी हुई हैं। अब इस लाइन पे आ जाते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट द एक्चुअल रूल ऑफ बाय द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली हम खुद जाके रूल कर रहे हैं। आप खुद भी सोचो, हम क्या खुद वहां पे जाके सरकार में बैठते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं? नहीं ना। तो हम दो तरीकों से करते हैं अपना, हमारा रूल बाय द पीपल है लेकिन एक्चुअली में नहीं है, खुद रियलिटी में नहीं जाते हम। दो तरीके से हमारा रूल है। कैसे? एक, दे डिटरमाइन द एंड्स थ्रू विच द गवर्नमेंट शैल एम। तो हम हमारे डिमांड के बेसिस पे ही क्या करती है गवर्नमेंट, पॉलिसीज बनाती है। एम क्या है गवर्नमेंट का? पॉलिसीज बनाना। और हम डिटरमाइन करेंगे जो पॉलिसीज बनेंगी उनका एंड क्या होगा, उसका आउटकम क्या होगा, पॉलिसी क्या बनाई जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं हम अपने रिप्रेजेंटेटिव तक अपनी बात पहुंचाते हैं, डिमांड रखते हैं, और सरकार हमारी डिमांड के बेसिस पे पॉलिसीज बनाती है। तो पहला एक इनडायरेक्ट तरीके से हम रूल कर रहे हैं। दूसरा, watch over those into which whose hands they have placed the actual power of administration। एक्चुअल पावर किसके पास है भाई? जैसे आज के टाइम पे हमारे बीजेपी के पास है, ठीक है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोगों के पास एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है, लेकिन सेंटर में अभी बीजेपी है। तो हम उनपे एक वॉच डॉग्स का भी काम कर सकते हैं। अगर वो कल को कोई गलत पॉलिसीज बनाए या कुछ गलत रूल करें, सॉरी, तो हम क्या कर सकते हैं, उन पर नजर रख सकते हैं, उनके लिए वो हम हमारे लिए क्या है, अकाउंटेबल है। तो हम, ये भी एक तरीका है रूल बाय द पीपल का, ठीक है। जो जिनके हाथ में पावर है उन पे एक नजर बनाए रखना, उनको अपनी तरफ अकाउंटेबल बनाए रखना। इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो।
पर आपको ये याद रखना है कि जो जेम्स प्राइस है वो डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म नहीं मानते। वो बोलते हैं कि हाँ, अगर डेमोक्रेसी है इसका मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी में किसी भी तरीके के इल्स नहीं होंगे, यानी कि ईवल नहीं होंगे, बुरी चीजें नहीं होंगी। होंगी, डेमोक्रेसी है तो ईवल्स होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को भी प्रेफर करना चाहिए, उनके जो अच्छे करेक्टरिस्टिक्स है वो भी अपनाने चाहिए, ताकि हम अपनी सरकार को और अच्छे से चला सकें। ठीक है, डेमोक्रेसी हर चीज का सोल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, ब्रदरहुड की भावना लेकर आनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी होगी तो लोगों में ब्रदरहुड होगा, ठीक है, भाईचारा होगा या फिर यूनिटी होगी, नहीं। तो उसके लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए, बेटर गवर्नमेंट लाने के लिए हमें अपने पास्ट का भी सहारा लेना पड़े तो लेना चाहिए। फिर डिफेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसीज आप बता सकते हो कि 6 ईवल्स है डेमोक्रेसी में। पहला कि पावर ऑफ मनी, घूस, करप्शन, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। लेजिस्लेशन में लॉज बनाते टाइम, एडमिनिस्ट्रेशन करते टाइम, तो लोग जो है अपने पैसों का धौंस जमाते हैं। दूसरा, टेंडेंसी टू अलाउ पॉलिटिक्स टू बिकम अ ट्रेड एंटर फॉर गेन एंड नॉट फॉर सर्विस। तो वो बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो ऐसी होती जा रही है, मतलब एक ऐसा पॉलिटिक्स, ऐसी राजनीति है जिसमें एक ट्रेड हो रहा है। ट्रेड मतलब क्या होता है? लेन देन। आप कुछ ले रहे हो, बदले में कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे गेन मिल रहा है, यहाँ पे पावर मिल रही है। जो जो भी लोग सरकार में आ रहे हैं उनको पावर मिल रही है, गेन मिल रहा है, और उससे वो कहीं ना कहीं करप्शन करके पैसा कमा रहे हैं। लेकिन वो एक्चुअली में बहुत कम लोग होंगे जो आपके सच्ची में आपके वेलफेयर के लिए पॉलिटिक्स में आए होंगे, है ना, और अपने आपको वेलफेयर पॉलिसीज देंगे, आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे अच्छी आपके वेलफेयर के लिए। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं, ज्यादातर अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं और पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, ये हो गया हमारा दूसरा डिफेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी जेम्स प्राइस के अकॉर्डिंग। फिर तीसरा, एक्स्ट्रावेगेंस, जिसका मतलब होता है अपव्यय या फिर फिजूल खर्ची, मतलब हर चीज को बढ़ा चढ़ा के करना, एक्सेस में करना, जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा सरकार खर्चा कर रही है। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रावेगेंस हो गया। देन द फेलियर टू इवैल्यूएट प्रॉपर्ली द स्किल्ड मैन एंड द अब्यूज टू डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वालिटी। तो कभी कभी सरकार ये जानने में फेल हो जाती है कि इसमें किस पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए कौन सी स्किल की जरूरत है, ठीक है, किस लोगों की जरूरत है। और कभी कभी इक्वालिटी के नाम पे, ठीक है, इक्वालिटी साबित करने के लिए हम उसमें कोई भी पॉलिसीज बना देते हैं। ठीक है, बेसिकली कभी कभी हम इक्वालिटी स्टैब्लिश नहीं कर पाते, या इक्वालिटी को स्टैब्लिश करने के लिए हम गलत तरीके अपनाते हैं, या फिर वैसे डिसेबल लोग हैं और एक प्रॉपर एक वो है, क्या बोलते हैं, एक नॉर्मल पीपल है, ठीक है, एक और एक डिसेबल है। अब दोनों को आप इक्वालिटी स्टैब्लिश कर रहे हो और एक ही चीज के लिए करने बोल रहे हो, ठीक है, ये भी यही स्पोर्ट्स खेल रहा है, ये भी यही स्पोर्ट्स खेल रहा है, पर इसको कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज नहीं मिल रही। ठीक है, तो इक्वालिटी के नाम पे कभी कभी गलत डिसीजन भी लिए जा सकते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि आप अफर्मेटिव एक्शंस का यूज करते हो और इक्वालिटी स्टैब्लिश नहीं हो पाती है। पार्टी पॉलिटिक्स में आपका आ जाएगा कूटनीति, ठीक है, जैसे आपको पता ही होगा ऑब्वियसली डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स। और फिर टेंडेंसी ऑफ पॉलिटिशियंस टू प्ले फॉर वोट्स, अब वो वोट के लिए कुछ भी करते हैं। तो ये कुछ डिफेक्ट्स हैं जो जेम्स प्राइस ने बताए थे। पहले जो 3 ईवल्स उन्होंने बताए, उन्होंने बोला कि जो पहले हमने पढ़ा ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, ये तो बाकी गवर्नमेंट में भी देखने को मिलते हैं, जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी हो वहीं देखने को मिले। तो पहले जो 3 ईवल्स हैं वो और दूसरी सरकारों में भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे पावर फॉर मनी, और पॉलिटिक्स में हम एक ट्रेड की तरह यूज करना जहाँ पे हम सिर्फ अपने गेन की बात कर रहे हैं, और तीसरा एक्स्ट्रावेगेंस यानी कि फिजूल खर्ची करना, अपव्यय। ठीक है, लेकिन जो बाकी 4 है, बाकी 4 के बाकी 3 है, 4, 5 और 6, ये वो बोलते हैं कि जो लास्ट 3 है वो डेमोक्रेसी में ज्यादातर ये फीचर्स पाए जाते हैं, अगर डेमोक्रेसी में कोई फेलियर है या डिफेक्ट है। बट देयर आर नो मीन्स अनसरमाउंटेबल। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते इन डिफेक्ट्स को, ये एकदम इम्पॉसिबल है, तो ऐसा भी नहीं है। डेमोक्रेसी हैज क्लोज सम ऑफ द ओल्ड चैनल्स ऑफ इवल, इट हैज ओपन न्यू वंस, बट इट हैज नॉट इंक्रीज द स्ट्रीम। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में ऐसा चलता रहता है, उसमें कुछ ईवल्स और बढ़ गए हैं, लेकिन कुछ ईवल्स खत्म भी हुए हैं, और उसकी जगह नए ईवल्स आ गए हैं, जैसे इन्वायरमेंट वगैरह पहले के टाइम पे इतना नहीं हुआ करता था, और अब इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाना ये एक ईवल है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी का तो नहीं बता, डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, तो आप इन्वायरमेंट अपने मतलब ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के नाम पे आप इन्वायरमेंट को भी हार्म कर सकते हो। या ग्लोबलाइजेशन सबसे आया तो उसमें नए ईवल्स जनरेट हो गए हैं। ठीक है, लेकिन इसने डेमोक्रेसी को बढ़ावा अभी तक, जो नई स्ट्रीम है मतलब उसको, डेमोक्रेसी को अभी तक एक्सपेंड नहीं किया है, बड़े लेवल तक नहीं पहुंचाया है। अब जेम्स प्राइस लास्ट में इसका सॉल्यूशन देते हैं कि भाई अगर ये ईवल्स के साथ आपको फाइट करनी है, ओवरकम करना है, तो आप क्या करो, सब आपका एक लॉ बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका लॉ बनाने का तरीका, और जो लॉ बनेगा उसके थ्रू आप इसको कर सकते हो। और दूसरा, ओपिनियंस, लोगों के ओपिनियन लो, उनके विचार लो कि उनको क्या दिक्कत आ रही है, अगर ये लॉ बना है तो क्यों, इसमें क्या और कमियां हैं, इसमें क्या सजेशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो मेजर प्रॉब्लम डेमोक्रेसी में ये होता है यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट, या फिर पावर जो है आप
रिस्पॉन्सिबली हैंडल नहीं करते, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम्स है, और इन दो प्रॉब्लम्स के अलावा जितने भी हमने अभी ऊपर ईवल्स पढ़े उसका सोल्यूशन है एक लॉ अच्छा बनाओ, और दूसरा सबका उसमें ओपिनियन लो, ठीक है, विचार विमर्श हो। और वेपन ऑफ ओपिनियन इज पेकुलर सेफगार्ड, नो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फॉर इट। तो वही जो सबसे ज्यादा हमारा मेजर पॉइंट है डेमोक्रेसी में, क्या होता है जो डेमोक्रेसी को दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अलग बनाता है कि यहाँ पे ओपिनियन चलता है, यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन की बात होती है, यहाँ लोगों की विल सुनी जाती है, ठीक है, इच्छा से वोट होते हैं, ये सारी चीजें। स्टेडी अर्बनाइजेशन इन लार्ज डेमोक्रेसीज एंड द कंसिक्वेंट राइज ऑफ लार्ज लेबर ग्रुप्स आर कॉम्प्लिकेटेड द प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेसी। तो जेम्स ब्राइस बोलते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज जब से आई है ना, जब से अर्बनाइजेशन हुआ है और शहरीकरण हुआ है बेसिकली, तो बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज में जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। बाकी लास्ट में जेम्स ब्राइस ये बोल के कंक्लूड करते हैं तो जो फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी है वो डिपेंड करता है ह्यूमन विस्डम पे, ठीक है। और कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं, पहले वो डेमोक्रेसी के डिमेरिट्स वगैरह सब कुछ बताते हैं, लेकिन लास्ट में ये कंक्लूड करते हैं कि डेमोक्रेसी से अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कोई और नहीं हो सकती, और इसलिए वो डेमोक्रेसी को एक ऑप्टिमिस्टिक होता है, एक सकारात्मक तरीके से देखना किसी चीज को। तो डेमोक्रेसी के वो कुछ ईवल्स बताते हैं, लेकिन उसके वो क्या बताते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर, और बाकी हमारे लिए ज़्यादा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, ये सारा वही लिखा हुआ है, बस आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो कि हाउएवर his contribution has an exponent of classical notion of democracy in modern times cannot be ignored। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, बस आप डेमोक्रेसी को कंक्लूड कर सकते हो लास्ट में अपने वर्ड्स में। जितना भी ग्रीक डेमोक्रेसी है उसमें हमने ये थिंकर्स पढ़े, प्लेटो, एरिस्टोटल, जेम्स ब्राइस और एविडाइसी, तो ये 4 हो जाएंगे, बस आपको इतना लिखो काफ़ी है आपके आंसर राइटिंग के लिए। और ग्रीक डेमोक्रेसी को इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि समझने की ज़रूरत है, वैसे है बट अभी आपके इस एग्ज़ाम लेवल के लिए इतना काफ़ी रहेगा। बाकी आप लास्ट में कंक्लूड कर सकते हो कि डेमोक्रेसी के अपने कुछ ईवल्स होते हैं, मतलब वाइसेस होते हैं, और कुछ वर्च्यूज होते हैं, यानी कि कुछ अच्छे इफेक्ट्स होते हैं, और डेमोक्रेसी जो है हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीक डेमोक्रेसी से भी अगर हम प्रेरणा लें, जो मैंने आपको 3 फीचर्स बताए थे स्टार्टिंग में, तो आप उसको लास्ट में कंक्लूड कर सकते हो कि ये डेमोक्रेसी के लिए ग्रीक सिटी स्टेट्स के जो फीचर है वो हमारे आज की डेमोक्रेसी के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, कंटेम्प्रेरी इनका रिलेवेंस है। ऑल्दो डेमोक्रेसी के ईवल्स हैं, बट उसमें हम ग्रीक सिटी स्टेट से भी इसका क्या कर सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं आज की डेमोक्रेसी को चलाने के लिए, ठीक है। तो बस इतना लिखोगे और अपना कंक्लूड कर सकते हो आंसर। सो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।